बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम आज स्टार्ट लेते हैं थोड़ा सा। चूंकि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना है तो उसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ है, आपको सिखा दूँ मैं। क्योंकि हम लोग फिर ऊप्स के जब क्लासेस बना लेंगे उनको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली आपने करना क्या होगा कि आप गूगल पे लिख दें डाउनलोड कॉटलिन कंपाइलर। ये पहला लिंक आता है, इस पे आप आ जाएं और इस लिंक में आके आप यहाँ पे देखेंगे गिटहब का इसका पेज है। इस पेज को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कॉटलिन का गिटहब का पेज आ जाता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जेडीके इंस्टॉल हो। जावा में आप लोग पढ़ चुके हैं, वरना अदरवाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं डाउनलोड जेडीके। ठीक है, और आप यहाँ से जाके जेडीके को डाउनलोड कर लें। ठीक है, मेरे पास चूंकि इंस्टॉल है तो इसका आप प्रोसीजर देख लें। इधर से आप लोगों ने जेडीके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है। आपका जो विंडोज़ का वर्जन है उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा। कॉटलिन मेरे पास नहीं इंस्टॉल थी तो वो मैंने आपको तरीका बताना है। इसके बगैर आपकी कॉटलिन आप समझे आपने अधूरा काम कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएं तो आप देखें यहाँ पे नीचे करके इस जगह पे एंड में विंडोज़ के प्री बिल्ट है, लेकिन आप सिंपली ये compiler.zip डाउनलोड कर लें। ये जब डाउनलोड हो जाए आपके पास, इसको मैंने जैसे सी पे डाउनलोड किया हुआ है, सी ड्राइव पे, यहाँ पे इसको मैंने अनजिप कर दिया। अनजिप करके किस फोल्डर में आ गया? कंपाइलर। थोड़ा दोबारा देख लें मैं कैसे अनजिप करता हूँ। अच्छा, वो मैंने चूंकि फोल्डर ओपन किया। एनीवेज, इसको आप अनजिप करेंगे, इसके अंदर कॉटलिन कंपाइलर का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपके पास बिन है। बिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई फाइल्स डिलीट हुई हुई हैं। मैं इसको एग्जिट करता हूँ दोबारा से। हम इसको डिलीट करके देखते हैं कहीं कोई फाइल्स तो मुझसे डिलीट नहीं हुई। इसको लेते हैं, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट आगे, और इसके अंदर हमारे पास बिन लाइब्रेरी वो डिलीट हुई थी, ये आ गया। अब चूंकि मैं यहाँ पे अगर CMD पे जाता हूँ तो जैसे हमारे पास जावा का कंपाइलर जावा सी होता है, कॉटलिन का कंपाइलर है कॉटलिन सी। लेकिन जब मैं कॉटलिन सी लिखता हूँ तो इसको ये रिकग्नाइज नहीं कर रहा, क्योंकि इसको पता नहीं है कॉटलिन सी कहाँ पड़ी है। तो आपको करना क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना होता है, वेरिएबल, और यहाँ पे आके आप कर दें पाथ में, क्या कर लेंगे पाथ में, ये कॉटलिन सी का बिन का जो फोल्डर है ना, इसको लेके आपने उसमें बता देना है ताकि वो ये कॉटलिन सी को ढूंढ सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और इस पाथ में आके हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इधर भी डाल दें, चले कोई इशू नहीं है। ये तो क्योंकि मैं अपने अकाउंट का कर रहा हूँ तो इसमें आया है। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ, इसको एग्जिट करता हूँ ताकि नए सिरे से मेरा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कॉटलिन सी, तो इसको पता है कॉटलिन सी क्या कर रही है। जब आपको रिस्पांस दे दे इस तरह से तो कॉटलिन सी आ गई। ये अब आपके पास पाइथन की तरह की इन्वायरमेंट आ गई, जैसे पाइथन की थी ना। मसलन मैं यहाँ पे कह दूँ वेरिएबल एक्स स्ट्रिंग टाइप का इज इक्वल टू पाकिस्तान, एक्स को आप लिखें तो आपको बता देगा एक स्ट्रिंग है और पाकिस्तान है। लेकिन हम इसको कंपाइल कैसे करते हैं? हम ऐसे कंपाइल करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक फोल्डर है कोड का मेरे पास, और कोड में मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, मेक डायरेक्टरी कॉटलिन, मेरे पास है नहीं है cd कॉटलिन, इसके अंदर मेरे पास कोई फाइल नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ नोटपैड और इसमें लिख देता हूँ मैं फंक्शन मेन, और इधर मैं लिख देता हूँ प्रिंट लाइन हेलो। ठीक है, और इसको मैं
छोटे सा कॉटलिन का प्रोग्राम है, इसको मैं कह देता हूँ सेव एज, और यहाँ मेरे पास सी में कोड है और कोड में कॉटलिन है। इधर मैं आके लिख देता हूँ इसका नाम, लेट सपोज टेस्ट डॉट क्या होना चाहिए, KT, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट डॉट KT है, कोटलिन C टेस्ट डॉट KT। देखते हैं क्या होता है। हो गया। अगर आप देखें तो इसने जावा की तरह क्लास बनाई है। अब आप गौर से देखें, यहाँ पे मेरे पास कोई क्लास नहीं थी, तो उसने इस फाइल का नाम लिया टेस्ट और उसके साथ क्या लगा दिए, KT डॉट क्लास। अब इस क्लास को रन करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, जावा, मेरे पास जावा वर्चुअल मशीन जावा, और इधर मैं लिख दूंगा, सॉरी ये होगा टेस्ट KT। समझ आ गई है? तो ये एक प्रोसीजर है, आपको पता होना चाहिए कि देखें कॉटलिन और जावा से जो कंपाइल होकर क्लास बनती है वो सेम चीज है, उसने जावा वर्चुअल मशीन में चलना है। इसी वजह से मैंने आपको कहा JDK आपको डाउनलोड करनी होगी ताकि आपके सिस्टम में जावा वर्चुअल मशीन हो। वर्चुअल मशीन का मैं आपको ऑलरेडी एक बार कॉन्सेप्ट्स बता चुका हूं, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लें जिन्होंने क्लास नहीं ली थी, कि बेसिकली होता क्या था कि हम सोर्स कोड लिखते हैं, वो हमारा आमतौर पे C++ वगैरह के अंदर वो हमारे पास कंपाइल होता है, कंपाइलर के अंदर ये मशीन उसमें कन्वर्ट भी होता है और साथ हमारा लाइब्रेरी लिंकिंग कर देती है, और उसके बाद जाके हमारे पास एक exe फाइल बनती है। अब ये कंपाइलर जो है ये इंस्टॉल होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी हार्डवेयर पे होता है, और इसके अंदर जितनी भी ये आप समझ लें आर्किटेक्चरल कन्वर्जन हो रही होती हैं वो इन दोनों पे डिपेंड करती है कि भाई ये 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है, कितने बिट का है, उसके हिसाब से आपके जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं या डेटा टाइप्स होते हैं उनके साइजेस चेंज होते हैं। तो अगर आपने एक 16 बिट के ऊपर इस exe फाइल को चला दिया तो आप इसको 32 बिट मशीन के ऊपर इस प्रोग्राम को नहीं रन कर सकते। इसके लिए आपको दोबारा से इसको 32 बिट पे इंस्टॉल करके कंपाइल करना होगा ताकि वो इस मशीन के लिए बन जाए। इसके मुकाबले में जावा के अंदर क्या होता है, जावा या कॉटलिन, अगर ये जावा है या हमारे पास कॉटलिन है, इन दोनों के केस में क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास होती है जावा C, ये कंपाइलर है, ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको डॉट क्लास फाइल में। कॉटलिन के अंदर हमारे पास कॉटलिन C है, ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको डॉट क्लास फाइल में, दोनों डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब है इन दोनों का आउटपुट एक जैसा है। ये रन कहाँ पे होता है, ये रन होता है JVM पे, जो हम लिखते हैं ना जावा और फिर उसके आगे फाइल का नाम लिखते हैं। बेसिकली ये हमारी JVM की इन्वायरमेंट है, ये इंस्टॉल हुई होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो किसी हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है, और ये इटसेल्फ अपने आप को शो करती है कि मैं एक वर्चुअल मशीन हूँ, इन दोनों से मेरा कोई वो नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। चाहे आप मुझे 32 बिट मशीन पे चलाते हो, 64 पे चलाते हो, मैंने इंटीजर का साइज सेम रखना है, हर एक पे कैरेक्टर का साइज सेम रखना है। इसमें सिर्फ आपको ये करना होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर ली। फिर आपने जब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, आप इसको दुनिया की किसी भी मशीन में ले जाएं जहां पे JVM इंस्टॉल है, चाहे नीचे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हार्डवेयर हो, ये उसके ऊपर रन करेगा। तो यहां पे भी मैंने आपको जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर ये फाइल रन करके दिखाई है। ये हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन के अंदर ये फाइल गई है और ये रन हुई है। क्लियर है? चलें अब हम आते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि अभी तक हम लोग कॉटलिन प्लेग्राउंड में काम कर रहे थे और यहाँ पे मेरे ख्याल से हम उसको ये हमारे पास खुला हुआ है। तो हम अभी कंटेंट्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पता होना चाहिए कि क्लास क्या होती है। हाँ जी, क्लास क्या होती है? क्लास एक स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है। क्लास इन शॉर्ट एक स्पेसिफिकेशन है किसी चीज़ की, कोई ब्लूप्रिंट है। जैसे आप घर बना रहे हैं तो उसका कोई नक्शा है, ठीक है,
या आप कहते हैं कि मेरे पास अगर टीवी है तो टीवी के अंदर क्या कुछ होना चाहिए, वो जब आप डिटेल्स बताएंगे तो आप इस क्लास के अंदर बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं क्लास, तो एक क्लास का कोई नाम होना चाहिए। ठीक है, उसका नाम मैंने मिसाल के तौर पे लिख दिया टीवी। इस क्लास के अंदर अब ये टीवी के अंदर क्या कुछ होता है, टीवी के अंदर कुछ बटन्स होते हैं, इसका कोई स्टेटस होता है। फॉर एग्जाम्पल या ये ऑन होगा या ये ऑफ होगा, इसी तरह होगा, ऑन ऑफ होगा ना। तो ये ऑन और ऑफ ये कोई चीज क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इसका मतलब है ये किसी वेरिएबल, इसका एक वेरिएबल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई वेरिएबल होना चाहिए। ये भी मैं इसको कॉटलिन की लैंग्वेज में नहीं, जनरल प्रोग्रामिंग में करके दे रहा हूं। इसके अंदर कोई वेरिएबल होना चाहिए जिसका नाम लेट सपोज हम कह देते हैं स्टेटस हो, कि ये ऑन है या ऑफ है। अगर ट्रू है तो ऑन है, फॉल्स है तो। इसी तरह इसके अंदर वॉल्यूम होगा जो कि इंटीजर हो सकता है। ठीक है, हम कह देते हैं एक वेरिएबल है वॉल्यूम जिसकी वैल्यू 0 से लेके 10 तक जा सकती है। इसी तरह इसके अंदर एक वेरिएबल होगा चैनल जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 से लेट सपोज 99 तक जाती है। ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं जो कि इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि किस वक्त इसका वॉल्यूम कितना है, इसका कलर क्या है, ये वगैरह वगैरह प्रॉपर्टीज इसके अंदर जो आपने RGB वैल्यूज देनी है, जो भी है। लेकिन मैं फिलहाल 3 पे आ रहा हूं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी होगी। मसलन आप कहते हैं कि वाईफाई से कनेक्ट हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाए, तो जब वो कनेक्ट होगा तो उसके लिए एक प्रोसेस चलेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं कि यार एक फंक्शन है कनेक्ट कर लो वाईफाई से, और इसके अंदर आप ऐसा कोड लिख लें जिसके अंदर वाईफाई से कनेक्टिविटी हो। फिर आप कह दें फंक्शन डिसकनेक्ट वाईफाई। ये फंक्शन जब चलेगा तो इसके अंदर वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाएगा। अब ये आपने एक स्पेसिफिकेशन दे दिए हैं, लेकिन ये ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करती। ये एग्जिस्ट तब करेगी मेमोरी में जब आप कह देंगे कि टीवी टाइप का मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के दो। तो क्लास जब मेमोरी में एग्जिस्ट करती है, टीवी जब एग्जिस्ट करेगा तो मेमोरी में इसको हम बोलेंगे ये एक ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं। जावा के अंदर अगर हम काम कर रहे होते तो हम इस तरह से लिखते टीवी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू टीवी, सॉरी टीवी, ये ब्रैकेट आ जाती है। तो ये न्यू टीवी का मतलब ये है कि इसको मेमोरी में जाके बना दो और इसका रेफरेंस लाके इसमें स्टोर कर दो। तो हम फिर obj डॉट वॉल्यूम करके इसका वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं, obj डॉट चैनल के थ्रू इसके चैनल चेंज कर सकते हैं, और obj डॉट स्टेटस ऑन ऑफ करके फॉल्स करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ट्रू करेंगे तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, ऊप्स का थोड़ा सा इसको हम और आगे ले जाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे टीवी की क्लास बनी हुई है, इसके अंदर जो भी है अभी हम उसको भूल जाते हैं। हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रेफरेंस वेरिएबल है टीवी टाइप का, इसको ना कह देता हूं ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, तो मेमोरी में एक टीवी बन गया और इसका नाम हमारे पास है ऑब्जेक्ट 1। इसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने कह दिया टीवी ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू न्यू टीवी, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 आ गया विच इज इक्वल टू न्यू टीवी। ये एक मेमोरी में अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसके अंदर जो मैंने लिख दिया कि वॉल्यूम, तो इसका अपना वॉल्यूम है, इसका अपना वॉल्यूम है। इस जगह पे ये वेरिएबल्स जो हैं ये कहलाते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको दूसरे अल्फाज में हम ऑब्जेक्ट्स को हम इंस्टेंस बोलते हैं। इसीलिए हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो अपना अपना वेरिएबल है, वॉल्यूम हो गया, चैनल, सपोज हम कहते हैं वॉल्यूम और चैनल 2 है, ठीक है, 2 वेरिएबल हैं, तो इसके अंदर अपना वॉल्यूम है, इसके अंदर अपना चैनल है। इसका मतलब हर इंस्टेंस के अंदर अपना वॉल्यूम और चैनल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वॉल्यूम और चैनल चूंकि हर एक के अंदर अपने अपने अलग हैं, तो इनको हम बोलेंगे ये हमारे पास
इंस्टेंस वेरिएबल है। इसी तरह इसके अंदर अपना वाईफाई कनेक्ट का फंक्शन है, इसके अंदर अपना, जब इसके वाला कॉल करेंगे तो ये वाईफाई से कनेक्ट होगा, ये नहीं होगा, जिसका मतलब है इंस्टेंस मेंबर भी है इसके अंदर। मेंबर हम ये इंस्टेंस मेंबर जो है ना, इसके अंदर मेथड और वेरिएबल इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं कि ये इंस्टेंस मेंबर्स हैं। इंस्टेंस मेंबर्स की कॉपी हर एक के पास अपनी अपनी आती है। यहां तक कोई क्वेश्चन है जहन में? सर ये क्लास तो एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ, एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट है, मतलब आपने एक नक्शा बना दिए, उस पर आपने 10 घर बना दिए, 10 ऑब्जेक्ट हो गए। अब यहां पे एक टेक्निकल चीज ये आती है कि मैं कह दूं ऑब्जेक्ट 2 डॉट वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम चेंज होगा इन दोनों में? इसका होगा ना। अच्छा, अगर मैं कहूं ऑब्जेक्ट 1 डॉट चैनल, इन दोनों में से किसका होगा चेंज? 1 का होगा। अब मैं यहां पे एक स्टेटमेंट देता हूं, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2। इसका मतलब क्या है कि अब ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा, ये और ये दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं। क्या हो रहा है? दोनों, इसीलिए इनको हम कहेंगे ये दोनों। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट था जिसका एक निक नेम था, इस क्लास में था या सी में था, उसको टेंशनी कहते थे, ए में था। अच्छा, तो अब उसके 2 नाम हो गए, ठीक है। तो ये अलाइसिस जो होते हैं ये एक बंदे के 2 नाम आप समझ लें। अब जब मैं कहता हूं इस लाइन के बाद ये अब आपस में हो गए, ठीक है, एलियस बोल लें, अलाइसिस बोल लें, ठीक है, एलियस वैसे कहते हैं। अब अगर मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट 1 डॉट वॉल्यूम, तब भी इसका वॉल्यूम है क्योंकि दोनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट 2 डॉट वॉल्यूम तब भी इसी को पॉइंट कर रहे हैं। और ये थोड़ी देर बाद मेमोरी में चूंकि इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा तो गार्बेज कलेक्टर आके इसको वॉश कर देगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट हुए। अभी हम आ जाते हैं, यहां पे देख लेते हैं W3 स्कूल साथ खोल लेते हैं रेफरेंस के लिए, और इसके अंदर बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन दूंगा, उससे आपको इसकी फर्दर डिटेल्स पता चलेंगी कि क्या क्या होता है, ठीक है। इसको पढ़ लें। ये आपको बता दिया कि अगर क्लास फ्रूट है तो उस फ्रूट की एक टाइप एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, ठीक है। आप ये तो नहीं कह सकते मुझे 1 किलो फ्रूट दे दो, आप जाके फ्रूट की टाइप बताएंगे, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप है, और ये उसके अंदर मतलब उसकी जैसे कार है तो इसके अंदर ये इन्होंने एग्जांपल दे दिया, राइट। तो इसको जरा सा पढ़ लीजिए। इधर बेसिक्स हम देख लेते हैं। अब पाइथन कॉटलिन में जरा आसान तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। देखें, क्लास ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये 3 मेंबर्स आ गए और ये क्लास आपकी बन गई, ठीक है। चले बना के देखते हैं हम। यहाँ पे हमने यहाँ पे कह दिया क्लास, लेट सपोज हमने वही अपना टीवी ले लिया, इसके अंदर हमने कह दिया वेरिएबल वॉल्यूम, ठीक है, इंटीजर है, और वेरिएबल चैनल CH कर ले, या चैनल ये भी इंटीजर है, ठीक है। एक हम ले लेते हैं वेरिएबल स्टेटस विच इज बूलियन, ठीक है। रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। एरर आ रहा है, प्रॉपर्टीज मस्ट बी इनिशियलाइज और एब्स्ट्रैक्ट। मुझे यहाँ पे इनको इनिशियली कोई वैल्यू देनी ज़रूरी है। अगर आपने वैल्यू नहीं दी तो ये आपको इशू आएगा, ठीक है। तो आपने वैल्यू देनी है। तो पहली वैल्यू मैं कह देता हूँ कि हर एक का चैनल स्टार्ट में वॉल्यूम 0 हो, चैनल 1 लगा हो, और ये स्टार्ट में फॉल्स हो, ठीक है। अब देखते हैं, काम करते हैं। तो सर इसकी वैल्यू हम डिक्लेयर नहीं कर सकते? डिक्लेयर कर दिया ना, देखिए कोई एरर नहीं दे रहा, इसका मतलब है ये प्रोग्राम ठीक है। तो नहीं, वैसे डिक्लेयर नहीं करते। वैसे देखें, होता है क्या, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके एलिमेंट्स इनिशियलाइज होने चाहिए, ठीक है। अगर इसका डेटा टाइप ना दे तो फिर इनिशियलाइज करना, हाँ कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कंप्लीट एग्जांपल लिखूँ ना। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सर अगर वैल्यू भी ना दे तो फिर वैल्यू भी ना दे इनिशियलाइज हो जाएगा सर, इस तरह। हाँ यस सर। चलिए देखते हैं, एरर देते हैं।
नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर और लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर का। ये चलिए कंस्ट्रक्टर को भी देखते हैं, पहले हम इसको हम आगे करते हैं। इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट ये कैसे बनाता है, रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाएगा, ठीक है। यहां पे आ जाए, VAL, देखिए वेरिएबल नहीं लिखे, ये हमारे पास VAL जो होता है इसकी वैल्यू फिर चेंज नहीं होती, तो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम ये लेते हैं और ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, यहां पे लिख देते हैं VAL और टीवी का नाम है सैमसंग इज इक्वल टू टीवी, ठीक है। और सॉरी, और इसको रन करते हैं, कोई एरर आता है नहीं आता, वो ठीक चल रहा है। अच्छा, आप अब हमें पता नहीं चल रहा है कि ठीक है ठीक नहीं है, आप इसको इनिशियलाइज करने के लिए इनिट का फंक्शन बीच में डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? इनिट का आप फंक्शन डाल लें, इसके अंदर आप कुछ भी लिख लें, तो जब भी ये ऑब्जेक्ट बनेगा ये ऑटोमेटिकली ये पार्ट चलेगा। मतलब मैं कहता हूं टीवी इज क्रिएटेड, तो जब भी आप इसको रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस पार्ट को चलाएगा। देख के देखते हैं, टीवी इज क्रिएटेड। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं, एक सैमसंग और एक लेट सपोज सोनी कर लेते हैं, तो ये हर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो मेमोरी में अपना अपना फंक्शन रन कर रहे हैं। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि इन वेरिएबल्स को इसके अंदर इनिशियलाइज कर दें या चेंज कर दें इनकी वैल्यू, लेकिन आमतौर पे हम करते क्या है कि इन वेरिएबल्स को यहां पे डिक्लेयर करने की जगह कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्टर इसके अंदर थोड़ा सा जावा से डिफरेंट है। वो इस तरह से कि आप डायरेक्ट यहां पे कह देते हैं, उनके नाम दे देते हैं। बस आपने कह दिया वेरिएबल वॉल्यूम, कि ये इंटीजर टाइप की पहली वैल्यू इसमें आएगी, और चैनल जो है वो भी इंटीजर टाइप का होगा, और एक हमारे पास स्टेटस होगा जो बूलियन टाइप होगा। बस ये आपका कंस्ट्रक्टर बन गया है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के बाद आपकी क्लास चल रही है। अगर आप और से देखें तो हम हमेशा एक कंस्ट्रक्टर चला रहे होते हैं यहाँ पे। अब सिर्फ ये कि इसको मैं चलाऊंगा तो मेरा ये प्रोग्राम जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इसको कोई वैल्यू दूंगा, और वैल्यू इसको नहीं मिलेगी तो एरर आएगा, ठीक है। वो कह रहा है भाई आपने पैरामीटर्स की तो वैल्यूज ही नहीं दी, तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज देनी होंगी कि भाई ये जब टीवी स्टार्ट हो तो इसका चैनल 0 हो, सॉरी वॉल्यूम 0 हो, चैनल 1 लगा हो और ये फॉल्स हो, जबकि ये दूसरा जो है इसके अंदर वॉल्यूम 10 हो, चैनल 3 हो और ये ऑन हो। तो आप इसके अंदर इनके अंदर ये लिख सकते हैं, जोन सा भी टीवी बनेगा उसके अंदर उसकी डिटेल्स यहां पे लिखी हुई आ जाए। बस आप कह दें टीवी इज, और फिर मैंने आपको बताया था इसके अंदर हम इस तरह से करके स्टेटस दे देंगे, ठीक है। देखते हैं काम करते हैं। टीवी इज फॉल्स, टीवी इज ट्रू। तो हम यहां पे कर सकते हैं इनिट के अंदर कि इफ स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स तो टीवी इज ऑफ, और या हम यहां पे चलें, ठीक है, एल्स अब इसमें एक टीवी ऑन है और एक ऑफ है। क्या हो रहा है? हाँ, कर्ली ब्रेसेस मैंने डाली कंडीशन के लिए। ये मैंने कहाँ गलती की है? इफ स्टेटस इस तरह नहीं लिखना, ये वेरिएबल है। ओनली एक्सप्रेशंस आर अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये डबल इक्वल। अब सही हो गया? टीवी इज ऑफ, टीवी इज ऑन। एक ऑफ था एक ऑन था, लेकिन कौन सा टीवी? तो चाहिए कि मेरे पास नाम भी होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल नेम, जिसको हम स्ट्रिंग कर लेते हैं, ताकि पहला एलिमेंट हमेशा ऐसा हो। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि ये टीवी जो है पहला ये है सैमसंग, और दूसरे वाले को हम कर लेते हैं
सोनी, ठीक है। और हम यहाँ पे टीवी लिखने की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम, इधर भी हम लिख देते हैं $नेम, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट लाइन नहीं लिख रहा, इसको मैं प्रिंट लिख रहा हूँ ताकि सिंगल लाइन में प्रिंट हो। और इसके बाद फिर क्या प्रिंट होना शुरू हो जाए, प्रिंट स्पेस देके वॉल्यूम इज इक्वल टू चैनल इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं, ये हमारे पास इसको नेक्स्ट लाइन पे होना चाहिए। देखते हैं, सैमसंग इज ऑफ। इधर हमें ये मैंने क्या गलती की है, सैमसंग इज, ये भी लाइन में नई लाइन में है, इसको भी हम Samsung is off and volume is 0, channel is 1. Sony is on and volume is, समझ पड़ रही है? अच्छा, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे रोकें। सर ये इनिट क्या है? इनिट इनिशियलाइजर है, इसके अंदर आप चाहते हैं जब आपका प्रोग्राम, आपका जो ऑब्जेक्ट बने तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें चलनी शुरू हो जाए। ये सर प्रोग्राम डिफाइंड होता है सर? हाँ, इनिट डिफाइंड है बाय डिफॉल्ट। इनिट के अंदर आप जो लिख देंगे क्रिएशन के वक्त ये काम करेगा। देखें हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर उस तरह का नहीं है कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर मुख्तलिफ काम करें, ठीक है। तो आप इसके थ्रू ये काम करते हैं। सर हमने तो वो पढ़ा था तो वो बोला था कि कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम सेम होता है। हाँ, तो ये देखें, ये क्लास का नाम ही है कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब गौर से देखें, अगर एक आदमी ये करता है और हम कह देते हैं यहाँ पे लेट सपोज फिलिप्स का टीवी बनाता है और उसको कुछ भी नहीं पता, फिर क्या होगा? फिर तो यहाँ मसला ये आएगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर ही नहीं मौजूद, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एम्प्टी होता है। तो आप फिर यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। आप कह दें कि मेरे पास टीवी का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन यहां से इसके साथ आपको कनेक्ट करना होता है इस कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। चलिए इसको हम रोकते हैं, यहां मैं एक डॉक्यूमेंट को, चलिए आप गौर से देखें, जब आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो आप यहां पे वर्ड यूज करते हैं उसके लिए कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद आपने यहां से इसको कनेक्ट करना होता है इसके साथ। तो कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं दिस, और आप कह देते हैं कि इसके अंदर नाम जो है वो चला जाए, क्योंकि मैंने यहां पे नीचे कोई नाम नहीं दिया। नाम कोई दिया मैंने फिलिप्स में नहीं दिया, तो हम यहां पे कह देंगे ये सादा टीवी है, हम कह दें जेनरिक टीवी, ठीक है। और उसके बाद हम वैल्यूज पास कर लेते हैं 0 0 और फॉल्स, कि सब कुछ 0 है इसका। हम रन करते हैं, काम करते हैं नहीं। सैमसंग इज ऑफ, सोनी इज ऑफ, जनरल टीवी इज ऑफ, 0। अब क्या आप गौर से देखें मैंने किया क्या है, मेरे पास ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है, ठीक है, जो कुछ वैल्यूज मांग रहा है। लेकिन अगर मैंने यहां पे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर दिया तो मैं यहां दूसरा कंस्ट्रक्टर बना सकता हूं जो कि एम्प्टी है, कि इसको कॉल करो और इसके थ्रू मैं इसको ऊपर वाले को कनेक्ट कर रहा हूं। ये दिस का मतलब ये है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करो, पहली वैल्यू इसमें चली जाए, दूसरी इसमें, तीसरी इसमें और चौथी इसमें आ जाए। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। जावा में पढ़े ना, ये नहीं पढ़ा? जावा में भी आसान है, अगर कहते हैं तो बता सकता हूं मैं आप लोगों को। एनीवेज, तो ये आपके पास अभी ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, अभी को हम सिंपल कर लेते हैं। या हम कह देते हैं, हाँ चलो हम कहते हैं क्लास टीवी, और
क्लास किया था क्या? एक फाइल में। हाँ, वो जब आप कंपाइल करेंगे तो अलग-अलग क्लास फाइल्स बन जाएंगी। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। मैं यहाँ पे कह देता हूँ वेरिएबल नेम, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ नेम आ रहा है और चलिए सिर्फ नेम आ रहा है। हम इधर बनाते हैं ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू टीवी सैमसंग, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग बताना है इसको। ये देखें, ये मुझे और से देखें, सैमसंग और सोनी प्रिंट करके दे रहे हैं। ये दोनों के वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपना नेम है, इसके अंदर अपना नेम है। और ये मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि ये इंस्टेंस मेंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन जावा में हमारे पास एक चीज होती है स्टैटिक। यहाँ पे उसकी जगह हमारे पास होता है कंपेनियन ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपेनियन ऑब्जेक्ट और इसके अंदर मैं वेरिएबल ले देता हूँ वेरिएबल कंपनी, ठीक है, और जो कि स्ट्रिंग टाइप की है, इसको मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ। लेट सपोज मैं कह देता हूँ या कंट्री कर देते हैं, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। अब आप और से देखें, अगर मैं कहता हूँ प्रिंट, मैं ऑब्जेक्ट का नाम नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ मेमोरी में, सिर्फ मैं लिखता हूँ प्रिंट करो टीवी डॉट कंट्री। प्रिंट करके देखो क्या होता है। तो आप देखिए मेरे पास मेमोरी में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसका कंपेनियन ऑब्जेक्ट मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। कैसे? क्लास के नाम से। तो इसको हम बोलते हैं क्लास वेरिएबल। ये वाली जो कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये क्लास वेरिएबल होते हैं। ये वो वेरिएबल होते हैं जिनको मैं चाहता हूं कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो अब इसको यहां पे हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने एक क्लास बना ली टीवी और उसके अंदर मेरे पास वेरिएबल था नेम का, लेकिन इसके अंदर मैंने कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाया और इसको मैं हटा देता हूं और इधर मैंने बना दिया कंट्री। अब होगा क्या, अगर मेरे पास मेमोरी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना तब भी टीवी डॉट कंट्री एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका इंस्टेंस के साथ ताल्लुक नहीं है। कंट्री कंपेनियन ऑब्जेक्ट है किसका? टीवी का। इसको आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं ये क्लास वेरिएबल है। जावा में इसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ये जो नेम है ये तब एग्जिस्ट करेगा जब मेमोरी में कोई ऑब्जेक्ट आएगा। मसलन मैं कहूंगा कि वैल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टीवी, जब मेमोरी में टीवी बनेगा तब उसके साथ नेम आएगा। और ये चूंकि इससे रिलेटेड है और ये हमारे पास कहलाता है इंस्टेंस, तो ये वेरिएबल हमारा कहलाता है इंस्टेंस वेरिएबल। इसीलिए इसके अंदर रह के मैं इसको दिस करके कॉल कर सकता हूं। दिस डॉट नेम पढ़ा था ना जावा में इस तरह से। तो वो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए होता है और क्लास वेरिएबल के लिए ये होता है। अब अगर मैं किसी भी वक्त इसकी वैल्यू चेंज करता हूं तो ये जितने भी मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए ये चेंज है। जैसे मैंने आपको क्लास का बताया था ना कि अगर आपकी एक क्लासरूम है और इसके अंदर हमारे पास एक क्लास है पीसी की, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, और हर एक के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज हैं ऑन ऑफ की। लेकिन इस क्लास के अंदर एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। अगर वो खराब होता है तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये खराब हो रहा है। अगर ये आपके लैपटॉप्स नहीं मौजूद उसके बावजूद भी ये ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर मेरी क्लास का नाम है लैब तो उसके अंदर कंपेनियन ऑब्जेक्ट जो है
वो है मल्टीमीडिया। तो मैं किसी भी वक्त lab.multimedia करके इसको एक्सेस कर सकता हूं। जरा से एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके अंदर हम कोई चेंजेस कर सकते हैं नहीं। मसलन मैं अगर ये कहूं वेरिएबल object1 इज इक्वल टू टीवी और मैं कहूं प्रिंट करो object1 डॉट कंट्री, काम करते हैं नहीं कर रहा। सॉरी, ये इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने यहाँ नेम पास नहीं किया। इसको मैंने देना है कुछ भी, लेट्स सपोज हाँ, अनरिजॉल्व रेफरेंस कंट्री। जावा के अंदर हम आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको परमिशन नहीं है, आप कंपेनियन ऑब्जेक्ट को हमेशा इसके साथ एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक किस्म के बेसिक्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, हम आज के लेक्चर के, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, अभी तक जो पढ़ी हैं वो हमने पढ़ लिया है। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैसे करते हैं दिस करके। फिर हमने देखा है कि एक इनिट का भी पार्ट होता है जो बाय डिफॉल्ट रन करता है, ठीक है। और हमने आखिर में देखा है कंपेनियन, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया। अगली क्लास में हम लोग इनहेरिटेंस को देखेंगे, और अगर आप कहते हैं तो अभी इसी क्लास में कवर करा देता हूं। हाँ, काफी है। चलिए, तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह इस हफ्ते में। इसको देखना है और इन एग्जांपल्स को ट्राई करना है, और मैं देखूंगा ये मैंने जो